राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। और हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे। एनएमआर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर की आई थिंक मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है, एक या दो करी है शायद, नहीं मेरे ख्याल से एक ही करी है। एक ही वीडियो जो भी है देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस। सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस से आप कुल मिला के समझिए कि कौन सा न्यूक्लियस अच्छा है, न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस अच्छा है, या अच्छा न्यूक्लियस या गुड न्यूक्लियस, कुछ जो भी आप कहना चाहें। जो इंग्लिश वाले हैं वो भैया गुड न्यूक्लियस लिख लीजिए और हिंदी वाले अच्छा न्यूक्लियस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के नोट्स आपके हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए और पढ़ना आपको है, समझना आपको है। तो जो भी आप लिखना चाहें, अच्छा गुड वट एवर। तो सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एनएमआर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एनएमआर इंस्ट्रूमेंट या स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी पूछे, स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट, जो भी वो वर्ड अपना लगाना चाहे। तो न्यूक्लियस जो है आपका, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है भाई, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें हम सैंपल डालते हैं, फिर हम रेडिएशंस देते हैं, फिर उस हिसाब से रीडिंग आती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। तो वही जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए सबसे अच्छा न्यूक्लियस कौन सा रहेगा, यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखिए दो टाइप के प्रोटॉन बेसिकली पढ़ रहे हैं। एक तो प्रोटॉन ये वाला हाइड्रोजन वाला, दूसरा कार्बन वाला, है ना। अभी तो हाइड्रोजन चल रहा है, बट दो ही टाइप के प्रोटॉन जनरली हम पढ़ेंगे। तो अब इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियस कौन सा हुआ, या इसके आगे कोई फॉस्फोरस वगैरह का दे देगा, नाइट्रोजन का दे देगा, कोई भी, कि मतलब इन सब में से बताइए कि सबसे अच्छा न्यूक्लियस जो है उनके लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा है। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जहाँ पे भी सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस पूछेगा, समझ जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छा है, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पता कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं। देखिए इसका जो पहला तरीका है वो तरीका तो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर नहीं पता हो तो जाके पढ़ के आइए कि वो क्या होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो सबसे पहली चीज़ कि जितना ज़्यादा आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियस क्या होगा, सेंसिटिव। जितना ज़्यादा आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियस जो है वो सेंसिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब मैंने आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो हाइड्रोजन का क्या बताया था, 42 पॉइंट समथिंग बताया था, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ कार्बन का 10 पॉइंट समथिंग मैंने बताया था। आई थिंक ये होता है 5657 करके कुछ, और ये 770 जो भी होता होगा, कुल मिला के ऐसे ही कुछ मैंने लिखवाया, नोट करिएगा अपने नोट्स में, इसको मेंशन कर लीजिएगा। यही वैल्यू होती है ना। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो ज़्यादा है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि जो हाइड्रोजन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्योंकि ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा बेटर न्यूक्लियस है, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियस है। ठीक, समझ में आया? तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो की अगर वैल्यू दी होगी तो डायरेक्ट वहाँ से आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से सिंपल बात हो गई है ना। और दूसरी बात क्या होती है, अच्छा गायरोमैग्नेटिक रेशियो कंटिन्यू करो पहले।
इसको समझते हैं। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जितना ज़्यादा गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, डेल्टा एनर्जी। डेल्टा एनर्जी का मतलब क्या है, गैप। जैसे इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है। कार्बन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो कम होता है और हाइड्रोजन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो ज़्यादा होता है भैया कि नहीं, 40 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस थोड़ा और ही छोटा कर दो, ठीक है। ये कार्बन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो, या हाइड्रोजन का तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, 40 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो जब ज़्यादा तो डेल ई भी ज़्यादा होगा, मतलब गैप ज़्यादा होगा, कम होगा तो डेल ई भी कम होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक। अब एक बात आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 100 कार्बन है, तो होगा क्या, डीजनरेसी जब है तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले लेवल में 50 कार्बन और नीचे वाले में भी 50 कार्बन है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं ये डीजनरेसी मतलब लेवल जो है स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 2 लेवल में डिवाइड हो गए, -1/2 इसका -1/2 नहीं, मतलब इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ा सा कम है, इतनी बात है। तो यहाँ पे लगभग आपके जहाँ पे एनर्जी कम है वहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे लगभग 70 कार्बन आपके, या 70 न्यूक्लियस कार्बन के प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे लगभग आपके 30 प्रेजेंट होंगे। ये जो पॉइंट है, अब चाहे इसको स्टार बना के लिखो, चाहे जो बना के लिखो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेम हाइड्रोजन के केस में भी मान लो अगर 100 हाइड्रोजन है तो डीजनरेट जब वो हैं तो 50 यहाँ प्रेजेंट है, 50 यहाँ प्रेजेंट है। बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लगभग आपके मतलब 70, मैंने एक वो बताया अप्रॉक्स लेके वैल्यू, हम 80 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 20, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जब तक लेवल आपके डीजनरेट हैं, दोनों ही लेवल में आपके इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। जैसे ही लेवल्स स्प्लिट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपके लो एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे, और हाई एनर्जी लेवल पे आपके न्यूक्लियस जो हैं वो कम एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। अब ये लिखिए, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल ई के, मैंने बताया ही था। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन के, और भी ज़्यादा, मतलब एक तो ये डेल ई के और नंबर ऑफ ट्रांजिशन, और तीसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, ठीक है। पीक की इंटेंसिटी कितनी है, तो पीक की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा पीक आपकी इंटेंस आएगी, मतलब इंटेंस मतलब डार्क आएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे। सेंसिटिविटी हम ऐसे निकालते हैं कि जितना ज़्यादा गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा वो न्यूक्लियस इंस्ट्रूमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अबंडेंस की, नेचुरल वाली, ठीक है। मतलब नेचर में वो एटम कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है, वो उसकी बात हो रही। तो मैंने आपको बताया अबंडेंस, पहले तो देखिए, जैसे 1H हाइड्रोजन है, ठीक है, और ड्यूटीरियम है, ये दोनों ही आपके एक्टिव हैं। क्या एक्टिव? NMR एक्टिव। ये दोनों ही आपके NMR एक्टिव, बिकॉज 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो I की वैल्यू 0 के बराबर आएगी नहीं, और इसलिए ये NMR एक्टिव हो गए, ठीक है, समझ आ गया।
ये आपका लगभग 100% प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मुझे याद आ नहीं रहा है फिलहाल। आई थिंक ये 0.0 समथिंग होता है, 0.5 होता है क्या, मतलब बहुत कम प्रेजेंट होता है कुल मिला के। ये वैल्यू मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट क्या होती है, बट बहुत कम होती है। ठीक है, कार्बन पे चलते हैं। जैसे कार्बन 12 होता है और कार्बन 13 होता है। इसमें क्या है भैया, ये आपका IR 0 देगा, NMR इनएक्टिव हो जाएगा। ये आपका आई की वैल्यू 0 नहीं देगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव। ठीक है, NMR एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में 98.9% एग्जिस्ट करता है, लगभग 99%। और फिर ये 1.1 एक्यूरेट है, बट इसको लगभग 1% मान सकते हैं। तो जो NMR एक्टिव न्यूक्लियस हैं वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ हम समझते हैं। यहाँ से हम यहाँ से पता कैसे करेंगे कि ये वाला ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये वाला ज़्यादा सेंसिटिव है, न्यूक्लियस है ना, या कार्बन 12 जैसे ऑप्शन में दे कार्बन 13 दे देगा इसके आइसोटोप। तो वही चीज़ कुल मिला के हम पता कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। देखो, नेचुरल अबंडेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना। होता क्या है, यहाँ पे सपोज 100 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया कार्बन का। ठीक है, कार्बन लेंगे कैसे, मीथेन ले लें सबसे छोटा। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अप्लाई करी कुल मिला के, और ये जनरेट हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ लो कार्बन 12, देखो 12 कार्बन, इस 100 में से 12 मास का जो कार्बन है वो लगभग 98, ये 99 भी कह सकते हैं, 99। और कार्बन 13 का एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और हमने क्या बताया कि ज़्यादातर न्यूक्लियस आपके लो एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करेंगे। तो 99 या 98 तो आपके यहीं चले आए, और सिर्फ एक बचता है कार्बन 13 का सिंगल न्यूक्लियस, वो यहाँ आ गया, जिसमें से रीडिंग तो यही देगा भैया, है ना। रीडिंग जो स्पेक्ट्रा का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो इसी में रीडिंग देगा। तो होता क्या है कि अगर मैं 100 मीथेन के मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो कम से कम इंस्ट्रूमेंट को अगर 50 भी मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो मुझे कम से कम 500 मीथेन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब जा कर के मैं 5 पे पहुँचूँगी, है ना। और कम से कम मुझे इंस्ट्रूमेंट की एक इतनी ज़रा सी, मतलब स्पेक्ट्रा में इतनी हल्की सी पीक दिखेगी कि हमें दिखाई ही नहीं देगी। तो कम से कम यहाँ पे 50 के लगभग मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के अगर हम कार्बन की रीडिंग लेना चाहते हैं, तो सिग्नल हमें सिर्फ कार्बन 13 वाला ही देगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, है कि नहीं। हाइड्रोजन के कंपेयर हमें कार्बन 13 वाले सैंपल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जो काम हमारा इस मतलब हाइड्रोजन वाले से 1 ग्राम सैंपल में चलेगा, मान लो, वो हमें 50 ग्राम तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। 50 ग्राम 100 ग्राम कम से कम हमें लेना पड़ेगा, तब जा कर के हमें सिग्नल दिखेगा। तो नेचुरल अबंडेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेंसिटिविटी किसकी सही बढ़िया है भैया, मतलब ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियस कौन सा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ से हम सेंसिटिविटी अपनी पता कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा न्यूक्लियस इंस्ट्रूमेंट के लिए बेटर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे देखो भाई, किसी को अगर PhD वगैरह करनी हो तो वो यहाँ से इतना समझ सकता है कि रीडिंग वगैरह उसे लेनी होगी, तो कार्बन के लिए तो सैंपल उसको अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए होगा। तो कुल मिला के ये टॉपिक आपका होता है यहाँ पे समाप्त। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे NMR का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है।